जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पिता का सौदा। नसीब वाले होते हैं वे बच्चे जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। छोटी से छोटी हर जिद पूरी होती है अगर पिता का साथ सर पे होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसे पिता की है जिसका दुख सुनने के बाद आपका भी दिल भर आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज बरामदे में बैठे बैठे मदन लाल जी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उनके घर में बहुत सारे पकवान बन रहे थे जिनकी सुगंध उन्हें साफ साफ समझ में आ रही थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, यदि भोजन बन गया है तो मुझे बुला लेना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी बेटा गुस्से में बोला, हाँ हाँ बन गया है बुड्ढे, लेकिन अभी तक किसी ने खाया नहीं है। पहले सबको खाने दे, फिर मिलेगा। हर वक्त जीभ खाने को मांगती रहती है। यह सुनकर मदन लाल जी शांत होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें खाना सबके खाने के बाद ही दिया जाता था। बुढ़ा जिसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, एक हाथ ज्यादा काम नहीं करता, आंखें अंदर को धंस गई हैं, हर वक्त मायूसी चेहरे पर छाई रहती है। पूरे दिन अकेले अपनी खाट पर बैठे हुए इधर उधर आने जाने वाले लोगों को देखते हैं। घर में 4 बेटे और 4 बहुएं भी हैं, पोता पोती सब हैं, लेकिन कोई बैठ के 2 बात करने को तैयार नहीं था। जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते तब दुत्कार देते और कहते, इस बुढ़े से क्या बतियाना। सब लोग मदन लाल जी से दूर भागते थे, जैसे कि वह कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भागते हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब मदन लाल जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आते जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ गया हो, और उनके सामने कोई बोलने वाला भी नहीं था। उनके बेटे उनके सामने आते और डरते भी थे। बहू की तो फिर बात ही क्या, इतनी जोरदार शख्सियत के मालिक थे कि सामने वाले के देखते ही पसीने छूट जाया करते थे। उनके मुख से 2 अल्फाज भी नहीं निकलते थे। उनका फैसला अटल होता था, जैसे पत्थर की लकीर हो। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके 4 बेटे थे, विकास, संजय, अनुज, आलोक। इनकी कोई बेटी नहीं थी। चारों बच्चों की उन्होंने शादी कर दी थी। घर में बहुएं थी, पोता था, पोती भी थे। उनका अब बहुत बड़ा कुनबा था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। उन्होंने अब सारा काम धंधा अपने बच्चों के हाथों में सौंप दिया, लेकिन जमीन और घर अब भी उन्हें के नाम पर था। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वे अकेले रह गए। वक्त गुजर रहा था और वक्त के गुजरने के साथ ही वह कमजोर होते जा रहे थे। और तभी चारों बच्चों ने मिलकर उन्हें बहला फुसलाकर उनकी सारी जमीन जायदाद और खेत घर सब कुछ अपने नाम करा लिया। उन्होंने कहा, पिताजी, अब तो आप सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए। इतनी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे बच्चे, और 10 दिन तक बहू बेटे ने मिलकर खूब सेवा की, जिससे कि मदन लाल जी को विश्वास हो गया कि उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आगे का बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा। इसी कारण मदन लाल जी ने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया और एकदम से खाली हाथ हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ ही वे कमजोर होते जा रहे थे और बच्चे उन पर हावी होते जा रहे थे। जब तक पत्नी थी सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे बच्चों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो उनका कमरा भी उनका ना रहा और उनका पलंग अब बरामदे में डाल दिया गया था। खाना भी सबके खाने के बाद ही उन्हें दिया जाता था, पर वह किसी को कुछ नहीं कहते थे, बस बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे। शरीर से बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन फितरत तो वही थी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब उनके नाखून बड़े हो जाते थे तो अपने बेटों को कहते थे, मेरे नाखून काट दो। तो एक बेटा दूसरे बेटे को कहता और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। एक के बाद एक बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होने लगे। कहते कहते बहुत मुश्किल से नाखून काटे जाते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बहुत रोना आता था और अपने वो दिन उन्हें बहुत याद आया करते थे जब सब उनके आगे पीछे घूमते थे, जब वो इस घर के मुखिया हुआ करते थे।
बुढ़ापे में उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी भी सपनों में भी नहीं सोचा था। आज उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, तो बेटे ने खाना देने से मना कर दिया कि सबके खाने के बाद ही मिलेगा। बुढ़ापे में एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता था, बस थोड़ा सा ही खाना खाया जाता था और फिर दोबारा से भूख लग जाती थी। पेट की भूख की वजह से कुल बुला रहे थे। थोड़ी ही देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया, फिर सब ने खाया। जब सब खाकर उठ गए तब एक थाली में मदन लाल जी के लिए खाना लाया गया। फिर खाना मदन लाल जी ने ऐसे खाया जैसे उन्होंने बरसों के बाद खाना खाया हो। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके थे, अपने मरने की दुआएं करते थे। बच्चों का ऐसा व्यवहार उनके दिल में तीर की तरह चुभता था। उनका दिल छलनी छलनी हो चुका था। एक दिन उनके घर एक आदमी आया और उनके बड़े बेटे से बोला, मेरा नाम मयंक है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक अच्छी गाय है जो बहुत दूध देती है और आप उसे बेचना चाहते हैं। मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा दूध का कारोबार है, मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस पर मदन लाल जी के बड़े बेटे ने कहा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाय है, लेकिन हम उस गाय को बेचना नहीं चाहते। आपने कुछ गलत सुना है, हम अपनी गाय बेचना नहीं चाहते हैं। मयंक काफी मिन्नतें करने लगा। इस पर बड़े बेटे ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने क्या कहा है। हमें अपनी गाय नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है और बोला, गाय तो हमें नहीं बेचनी है, लेकिन यह बुढ़ा बिकेगा, इसे खरीदना है तो खरीद सकते हो। मयंक काफी हैरान हो गया और वह एक टक मदन लाल जी को देखने लगा। एक मायूस, उदास और झुर्रियों से भरे चेहरे वाले व्यक्ति एक पलंग पर बैठे हुए थे। मयंक ने 2 पल के लिए सोचा और बोला कि कितने में बेचोगे। मदन लाल जी का बेटा तो हैरान रह गया। उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था और वह आदमी उसके पिता को खरीदने के लिए तैयार हो गया। मयंक ने अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालकर मदन लाल जी के बड़े बेटे को दिया और बोला कि मैंने इन्हें खरीद लिया है, आज से यह मेरे हुए। मदन लाल जी के बड़े बेटे को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो बड़ा ही खुश हो गया। उसके हाथ में अब 20,000 रुपये थे। वो मयंक से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह भाग भाग कर अपने तीनों भाइयों के पास पहुँच गया। उनसे सलाह मशवरा करने लगा। तब तीनों भाइयों ने कहा कि वैसे भी ये बुढ़ा अब किसी काम का नहीं रहा, अब इसकी सभी दौलत हमारे पास है। बैठे बैठे दिन रात बस हमें परेशान ही किया करता है। बुढ़ा हो गया है, जब देखो बीमार भी रहता है। कौन इसकी सेवा करेगा। दिन रात इसको देखते देखते हमारा खून खौल उठता है। मन करता है इसका गला दबा दूं। भैया, यह तो बहुत ही अच्छा सौदा है, 20,000 रुपये इसको बेच दो। सभी भाइयों ने यही निर्णय लिया और मदन लाल जी के बड़े बेटे ने अपने पिता को मयंक के हाथों बेच दिया और उसने कहा, हमें सौदा मंजूर है, तुम इस बुढ़े को ले जा सकते हो। मदन लाल जी ये सारी बातें अपनी चारपाई पर बैठकर सुन रहे थे। दिल पर छुरियां चल रही थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे ही उन्हें बेच सकते हैं। वे सोचने लगे कि मुझे यह तो पता था कि मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मुझे पैसों के लालच में ही बेच देंगे। इतने लालची हैं। उन्होंने अपने बेटों को कुछ कहना और सुनना मुनासिब नहीं समझा और मयंक की ओर देखते रहे और पता नहीं क्या उनके मन में आया कि वो जाने के लिए तैयार हो गए। मदन लाल जी अंदर गए। वह अपनी एक पोटली लेकर आए और मयंक के साथ चल दिए। वे सोचने लगे, अपने बच्चों के साथ इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है इसके साथ ही चला जाऊं। क्या पता वहीं जाकर ही मुझे मौत आ जाए। अब और क्या देखना बाकी रह गया था। उनके अपने ही बच्चों ने उन्हें घर का कबाड़ समझकर बेच दिया था। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी। मयंक उन्हें लेकर अपने गांव, अपने घर आ गया। उनको एक कमरे में ले गया और बोला, बाबा, आज से यह आपका घर है। मयंक ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाया और कहा, देखो,
ये मेरे बाबा हैं, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। खबरदार अगर किसी ने इनको परेशान करने की कोशिश भी की। मयंक अपनी बीवी नीलू से बोला, नीलू, बाबा आज से हमारे साथ ही रहेंगे और देखना इन्हें किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। नीलू एक संस्कारी महिला थी। नीलू ने बोला, ठीक है जी, जैसे आपने कहा वैसा ही करूंगी। मयंक मदन लाल जी के लिए खाना लेकर आता है और बाबा को खाना खिलाकर सुला देता है। अगली सुबह जब मदन लाल जी जागते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। मयंक बाबा के लिए नाश्ता लेकर आता है। नाश्ता करने के बाद मयंक बाबा के बाल काटता है और फिर अपने हाथों से नहलाता है। बाबा नहाते हुए मयंक को बहुत ही हैरानी से देखते जा रहे थे। नहाते हुए बाबा अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं। सोचने लगे, जब मैं कभी भी अपने बहू बेटों को कमर पर हाथ पहुंचने की वजह से कमर पर साबुन लगाने के लिए बोलता था तो उनके बेटे झिझक देते थे और कहते थे, इस बुढ़े ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है। कभी कुछ करने को कहता है और कभी कुछ। अपनी कमर पे तो हमसे मली नहीं जाती और इस बुढ़े की कहाँ से मली जाएगी। बेचारे मदन लाल जी ऐसे ही नहा लेते थे। यह सब याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मदन लाल जी एक प्यार भरी नजरों से मयंक को देख रहे थे। मयंक उनकी पोटली में से कपड़े लाकर उन्हें पहनाता है, उनके नाखून काटता है। बाबा को पूरी तरह से तैयार करने के बाद मयंक बाबा को डेंटिस्ट के पास ले जाता है और बाबा के टूटे हुए दांतों को सही करवाता है। फिर बाबा की आंखें टेस्ट करवाता है और उनके लिए एक नया चश्मा बनवा देता है। बाबा मयंक को यह सब करते हुए देख रहे थे। प्यार और अपनापन भारी नजरों से देखते जा रहे थे। मयंक के गांव में मेला लगा हुआ था। बाबा को शाम के वक्त मयंक मेले में ले जाता है और कहता है, बाबा मेला तुम्हारा है, तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। बाबा मयंक को हैरान होकर देखते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं इस बुढ़ापे में क्या लूं? जो मुझे चाहिए था वह तो मैंने ले लिया है। तो मयंक बोला, बाबा आपने तो कुछ नहीं लिया, आपको जो भी लेना है ले लीजिए। तभी बाबा की नजर एक घड़ी पर पड़ी। बाबा को घड़ी का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को बोला था, लेकिन कभी किसी बेटे ने उन्हें घड़ी लाकर नहीं दी। इसलिए आज उन्होंने मेले में से एक घड़ी खरीदी और अपने हाथ में पहन ली। मयंक और बाबा कुछ देर मेले में घूमने के बाद चाट खाते हैं। बाबा झूले में बैठने का बहुत मन था, लेकिन शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन मयंक उनके मन की बात जान जाता है। जिस तरीके से वे झूले को देख रहे थे, मयंक ने बाबा को झूले में झुलाया। झूले में झूलते हुए बाबा बहुत हंसे और हंसते ही जा रहे थे। हंसते हंसते अचानक से रोने लगे। झूला झूलने के बाद बाबा और मयंक घर आ जाते हैं। मयंक की पत्नी बाबा और मयंक को खाने के लिए पूछती है तो बाबा मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा पेट भरा है, मुझे अब सोना है। अब मयंक ने बाबा को पलंग पर सुला दिया और खुद खाना खाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वह बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा क्या आपको सच में भूख नहीं लगी है? थोड़ा सा तो खा लीजिए। मदन लाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, सच में। तुम परेशान ना हो, जितना आदर मेरे बच्चों ने मेरा नहीं किया उतना आदर तुम कर रहे हो। फिर सोचने लगते हैं कि मेरे घर में मेरी क्या औकात थी और यहाँ पर मेरी कितनी इज्जत हो रही है। मैं हर पल मौत की दुआ करता था, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं और जीना चाहता हूँ। इस परिवार ने मुझे इज्जत दी है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। तभी मयंक बाबा के हाथ पकड़े रहता है और कहता है, बाबा आप हमेशा खुश रहें तो मैं भी खुश रहूँगा। बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है, लेकिन बेटा एक बात पूछूं तुमसे, जवाब दोगे? मयंक कहता है, हाँ बाबा उत्तर जरूर दूंगा। पूछिए ना, क्या पूछना है? बेटा जब मेरे बेटे ने मेरी कीमत लगाई और मुझे बेचने की बात बोली तो तुम मुझे लेने के लिए तैयार क्यों हो गए और मुझे अपने घर लेकर क्यों आ गए? इतना रखकर इतना प्यार क्यों दे रहे हो? आज के समय में
इसकी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती जो तुम कर रहे हो। बेटा, मुझे ये सब सपना सा जैसा लग रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझ अजनबी को अपने पिता के समान प्यार क्यों दे रहे हो? इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? इस पर मयंक ने कहा, बाबा, मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती है। मैंने उन्हें खो दिया है। जब तक पिताजी मेरे पास थे मुझे उनकी कोई कदर नहीं हुई। आज जब पास नहीं है तो रह रहकर उनका ख्याल मन में आता है। जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो उसमें मैंने खुद को पाया और आप में मैंने अपने पिता को। मेरे पिताजी बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी इज्जत नहीं दी। हर पल उन्हें कोसता रहता था, हर पल उन्हें ताने मारता था, उन्हें जलील करता था और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देता था। मयंक रोते हुए बोले जा रहा था। पापा यह सब बातें सुन रहे थे। फिर मयंक कहता है, बाबा, मेरी ही लापरवाही से मैंने अपने पिता को खो दिया। एक रात बाबा को खांसी इतनी ज्यादा थी कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाबा को कई नींद की गोलियां एक साथ दे दी ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ जाए और वो जल्दी ना जागे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पिताजी ऐसे सोएंगे कि कभी उठ नहीं पाएंगे। मेरे हाथों से पिताजी की हत्या हो गई। कहते कहते मयंक दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बाबा मयंक को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने सच में पाप किया है। तुमने अपने पिता को अपने हाथों से अनजाने में ही मार दिया है, लेकिन मार तो दिया है ना। लेकिन तुम प्रायश्चित कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। मयंक बोला, बाबा, जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो मैंने सोचा मुझे अपने प्रायश्चित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबा, पिताजी की मौत के बाद मैं पल पल मरता रहा हूँ। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। मुझे रात दिन अपने पिता की याद आती है। बाबा, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास ही रहना। बाबा मयंक को चुप कराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम तो मेरे बेटे हो। मयंक बेटा, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे रह रहा था अपने बेटों के घर में। मैंने अपने बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मुझे पालने में मेरे बच्चों ने सारी कमियां रख डाली। लेकिन तुमने सारी कमी पूरी कर डाली। बेटा, मुझे अपने घर लाए, मुझे इतना सम्मान दिया। 2-4 दिन के अंदर ही वे सारी खुशियां दे डाली जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। अब ऐसे बात करते करते बाप बेटे भावुक हो जाते हैं। अब तो वो दोनों एक पल में बाप बेटे बन गए थे। इधर कुछ दिनों के बाद और भी पैसों की लालच में मदन लाल जी के चारों बेटे मयंक के गांव का पता करके मयंक के घर पहुंच जाते हैं। और उस समय के वक्त मयंक घर पर नहीं होता है तो मयंक की पत्नी से कहते हैं, हम अपने बुढ़े को ले जाने आए हैं। हमने अपने बुढ़े को आपके पति को बेचा था। तभी मदन लाल जी एक डंडा अंदर से लेकर कमरे से बाहर आते हैं और चारों को डंडे से दे दनादन दे, दे दनादन दे, धड़ाधड़ अपने चारों बेटों को डंडे से ठोक देते हैं और मारते मारते कहते हैं, बुढ़ा लोगे? लो लो बुढ़ा, ये लो बुढ़ा, ले लो ना बुढ़ा, उठाओ बुढ़ा। मदन लाल जी के गुस्से का बार आज उनके चारों बेटे सहन नहीं कर पा रहे थे। उई माँ कहते कहते चारों बेटे 9-11 हो जाते हैं। जब मयंक घर आया तो मदन लाल जी ने ये सारी बातें मयंक को बताई। हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाते हैं और अपने बाबा से लिपट जाते हैं। अब ऐसे ही हंसते हंसते बाबा की सेवा करते करते कई साल बीत गए और एक दिन बाबा मयंक को अलविदा कहकर इस दुनिया से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद मयंक ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया था। उसने एक बुजुर्ग पिता को सहारा दिया और अपने साथ रखते हुए मरते समय तक सम्मान से उनको अंतिम विदाई दी। दोस्तों, कहते हैं, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, मयंक ने अपना प्रायश्चित पूरा करने के लिए बाबा को खरीदा था। तो ये सही किया या गलत? या मदन लाल जी के बेटों ने पैसों की लालच में अपने पिता को बेच दिया था? ये सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग।